नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपके जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई और होमगार्ड, ठीक है, उसके लिए जो है जो एक स्पेशल टॉपिक है मानव अधिकार। उससे जो है दोस्तों आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं और जो क्वेश्चन का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक, आपने देखा होगा पिछली परीक्षाओं में कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो जो है अब सतही मतलब एकदम ऊपरी ज्ञान पर आधारित नहीं होते हैं। आपको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इसमें जो है बनाया जाए, जिससे जो है जितने भी क्वेश्चन हो जो एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जाम में बन सकते हो वो यहाँ से कवर हो जाए। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं मानव अधिकारों के बारे में। आखिर क्या होते हैं मानव अधिकार और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, और इन पर जो है क्या कानून बनाए गए हैं, क्या मतलब क्या चीजें इन पर जो है अभी तक जो है निर्धारित की गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त, अगर हम बात करें मानव अधिकार की, ह्यूमन राइट्स की, तो ये क्या होते हैं। देखिए, वे मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं मानव अधिकार, जो हर इंसान को केवल इंसान होने के नाते प्राप्त होती हैं। ये अधिकार किसी भी व्यक्ति के जन्म, जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं करते। इनका मुख्य आधार केवल मानवीय गरिमा यानी कि ह्यूमन डिग्निटी को बनाए रखना है। तो याद रखना है, मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति के जन्म, जाति, धर्म, लिंग या राष्ट्रीयता से संबंधित नहीं होते हैं। इनका अधिकार मानव के जो मानवीय गरिमा है उनको बनाए रखने का है। ठीक, और बात करते हैं कि मानव अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, मानव अधिकार केवल कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की नींव है। इनके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, मानव अधिकार का काम क्या है दोस्तों। तो देखिए, मानवीय गरिमा को जो है बनाए रखना। देखिए, अब इनका क्या काम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानवीय गरिमा की रक्षा। देखिए, ये सुनिश्चित करते हैं कि हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो। ये हमें गुलामी, यातना और अपमानजनक व्यवहार से बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए और क्या इनके जो है मतलब मानव अधिकार किस लिए जरूरी है। एक हमने डिस्कस किया कि मानव की मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए ये जरूरी होते हैं। अगला है दोस्तों समानता और न्याय। देखिए, समाज में व्याप्त भेदभाव को खत्म करने के लिए ये अधिकार अनिवार्य है। ये कानून के सामने सबको बराबर खड़ा करते हैं, जिससे कमजोर वर्गों का शोषण जो है वो रुकता है। ठीक, और ये हो गया। अब अगला जो है दोस्तों, लोकतंत्र का आधार भी ये माने जाते हैं मानव अधिकार। देखिए कैसे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करने जैसे अधिकार लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। इनके बिना लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए, जो है बुनियादी जरूरतों की पूर्ति भी जो है मानव अधिकारों के द्वारा ही होती है। उनमें भी ये जो है शामिल है। देखिए, मानव अधिकारों में भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। ये अधिकार एक व्यक्ति को केवल जीवित रहने ही नहीं, बल्कि एक बेहतर जीवन विकसित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। ओके दोस्तों, और आगे दोस्तों शांति, बात करें शांति और सुरक्षा की, तो ये जो मानव अधिकार है ये भी सुनिश्चित करते हैं कि शांति और सुरक्षा भी जो है बनी रहे। जब लोगों के अधिकारों का सम्मान होता है तो समाज में संघर्ष और हिंसा की संभावनाएं कम हो जाती हैं। विश्व स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए मानव अधिकार एक अंतरराष्ट्रीय मानक की तरह काम करते हैं। ओके, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, अगर इसको हम एक संक्षेप में उत्तर चाहें, संक्षेप में अगर बात करें कि ये क्या है मानव अधिकार, तो देखिए, अगर मानव अधिकार ना हो तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल हो जाएगा। ये अधिकार हमें एक सुरक्षित कवच प्रदान करते हैं ताकि हम बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जो है जी सकें। ठीक दोस्तों, तो ये थे मतलब ये रहा जो है आपका मानव अधिकार का एक परिचय जो है
अब हम बात करते हैं कि मानव अधिकार और जो संविधान के द्वारा जो फंडामेंटल राइट बताए गए हैं, हमारे संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार बताए गए हैं, उनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कंपेयर करके पूछा जा सकता है, तो इस स्लाइड को आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। देखिए, अगर बात करें मानव अधिकार और भारत के संविधान में दिए गए जो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक, अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखना, क्योंकि दोनों का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, लेकिन याद रखेंगे, लेकिन तकनीकी और कानूनी रूप से इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे कौन कौन सा अंतर, देखिए, अगर बात करें परिभाषा और कार्य क्षेत्र की, उस स्कोप की, तो अगर बात करें मानव अधिकार की, तो देखिएगा कि ये जो मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार है, ये अधिकार सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, यानी कि ये सभी को प्राप्त होते हैं। विश्व में जितने भी नागरिक हैं, वो सबको जो है किसी एक संस्था के द्वारा मानव अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, ये दुनिया के हर इंसान को प्राप्त है, चाहे वह किसी भी देश का नागरिक हो। इनका आधार नैतिकता और मानवीय गरिमा है, मानव अधिकारों का। ठीक, और वहीं बात करें कि हम मौलिक अधिकार का के बारे में बात करें, मौलिक अधिकार, तो देखिए फंडामेंटल राइट, तो देखिए ये किसी देश के संविधान द्वारा अपने नागरिकों, यानी कि कुछ जो है स्थितियों में विदेशियों को भी ये दिए जाते हैं, जो दिए गए एक विशिष्ट अधिकार है। ये क्या है, ये एक विशिष्ट अधिकार है, मौलिक अधिकार। इनका कार्यक्षेत्र केवल उस देश की सीमाओं तक ही सीमित होता है। और वही बात करें मानव अधिकार, तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक अधिकार है, यूनिवर्सल है, ये सभी को दिए जाते हैं मानव अधिकार। और मौलिक अधिकार ये एक विशिष्ट अधिकार है, जो उस देश की सीमा के भीतर ही जो है कार्यक्षेत्र इनका जो है मौलिक अधिकार का होता है। तो ये तो अंतर हुआ कि जो है अगर आपसे पूछा जाए कि मानव अधिकार और मूल अधिकार में क्या जो है महत्वपूर्ण अंतर है, तो आप बताएंगे कि मानव अधिकार जो है ये सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ये सार्वभौमिक होते हैं, और मौलिक अधिकार ये किसी विशेष देश के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, वहां के संविधान के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं कानूनी शक्ति और परिवर्तन, कानूनी शक्ति और परिवर्तन की, इनफोर्सबिलिटी के बारे में। देखिए, अगर बात करें मौलिक अधिकार की, तो देखिए ये कानूनी रूप से बहुत शक्तिशाली है। यदि भारत में आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदालतें इसे लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकती हैं। ठीक, बेसिकली 3 प्रकार की रिट जो है जारी करती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक अधिकार परीक्षा, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक होता है, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, अब बात करते हैं मानव अधिकार की। इनका प्रवर्तन यानी कि इन्फोर्समेंट थोड़ा जटिल है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन वे किसी देश को दंडित करने के लिए वैसी शक्ति नहीं रखती जैसी देश की अपनी अदालतें रखती हैं। ओके, अब आगे देखते हैं उद्भव की। अगर बात करें इन दोनों के उद्भव की, ओरिजिन की, तो देखिए मानव अधिकार की अगर बात करें तो इनका मुख्य स्रोत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूडीएचआर जो 1948 है। ठीक है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यूडीएचआर क्या होता है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन ने जो है यूएनएचआरसी की जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन की जो संस्था है यूएनएचआरसी, उसने जो है 1948 में एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक घोषणा जारी की। उसमें जो है सभी नागरिकों को 30 जो है मतलब 30 मानव अधिकार जो है वो जो है अनुच्छेद के तहत जो है उनको जो है 30 जो है अनुच्छेद उनके लिए निर्धारित किए गए मानव अधिकार के लिए 1948 में यूएनएचआरसी के द्वारा। ठीक, और उसका क्या नाम था, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या है, एक दस्तावेज था, इसमें 30 आर्टिकल सम्मिलित थे जो सभी जो है नागरिकों को प्राप्त हैं। देखिए, अगर बात करें मौलिक अधिकार की,
तो इनका मुख्य स्रोत भारत का संविधान जो भाग 3 है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। भारतीय संविधान में ने इनमें से कई अधिकार अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट से प्रेरित होकर अपनाए हैं। अब इनके अगर अंतर की बात करें, जो प्रमुख अंतर क्या हो सकता है मानव अधिकार और मूल अधिकार में, तो देखिए मानव अधिकार का अगर आधार जो एक तरफ देखिए आधार, एक तरफ मानव अधिकार और एक मौलिक अधिकार जो भारत के संदर्भ में अगर बात करें कि प्रकृति की अगर बात करें मानव अधिकार की प्रकृति कैसी है, तो ये सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि सभी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। लेकिन मानव अधिकार क्या, मौलिक अधिकार क्या होता है, ये राष्ट्रीय होते हैं, नेशनल होते हैं। अगर गारंटी की बात करें तो मानव अधिकार की गारंटी कौन देगा, तो कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय होगा, ठीक है, जो नैतिकता के तौर पर काम करे, ठीक है। और मौलिक अधिकार की गारंटी ये भारत का संविधान और न्यायपालिका देती है, ठीक। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग मौलिक अधिकार हो सकते हैं। अगर बात करें दायरा की, तो मानव अधिकार के दायरा क्या है, तो ये बहुत विस्तृत है, इसमें 30 अनुच्छेद है दोस्तों। और अगर बात करें भारत के मौलिक अधिकार की, तो ये विशिष्ट है दोस्तों, इसमें मुख्यतः 6 श्रेणी यानी कि 6 मूल अधिकार है। 7वां जो मूल अधिकार संपत्ति का था उसको हटा दिया गया था। आप लोग बताएंगे कि किस अमेंडमेंट के तहत हटाया गया, ठीक, और उसको वर्तमान में कहाँ रखा गया है। अब बात करें अगर निलंबन के बारे में बात करें, तो मानव अधिकार का निलंबन कैसे होगा, इन्हें छीना नहीं जा सकता दोस्तों। लेकिन वही मौलिक अधिकार अगर भारत के संदर्भ में बात करें, तो ये आपातकाल इमरजेंसी के दौरान जो है कुछ अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, सभी को नहीं, लेकिन कुछ अधिकार को जो है वो निलंबित कर सकते हैं। अगर बात करते हैं कि मानव अधिकार को लागू करने का जिम्मेदारी किस पर होती है, तो संबंधित देश की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ जो है किस अनुसार जो है लागू करता है। क्या कड़ाई से लागू कर सकता है या इसमें कुछ छूट दे सकता है मानव अधिकार में। लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात करें भारत के संदर्भ में, तो ये न्यायालय के द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। देखिए भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण मानव अधिकारों का ही एक कानूनी रूप है। उदाहरण के लिए मानव अधिकारों जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के रूप में मौजूद है। अगर बात करें सरल शब्दों में कहें तो सभी मौलिक अधिकार मानव अधिकार हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार जैसे काम का अधिकार या विश्राम का अधिकार ये भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। इनके लिए कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए हैं। अब आगे बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको कहा जाता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र के अंग हुए, मतलब अंग है, ठीक है, मतलब 6 अंग होते हैं शायद, उसी में से एक है जैसे यूनाइटेड, जैसे संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग है उसी में से है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा। एक अंग होता है आपका UNHRC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और जो है 4 अंग और होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी में से एक जो अंग है संयुक्त राष्ट्र का, UN का, उसी का नाम है UNGA। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसको UDHR कहा जाता है, इसको अपनाया था। इसमें कुल 30 अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद है 30, जो हर इंसान के बुनियादी अधिकारों की रक्षा करते हैं। याद रखना UDHR, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको याद रखना UDHR। यहाँ उन 30 अनुच्छेद जो मानव अधिकार से संबंधित है उनके बारे में विस्तृत रूप से जो है दोस्तों हम चर्चा करेंगे। देखिए आपको जो है 30 आर्टिकल पता होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक यूनाइटेड नेशन जो है UNHRC के द्वारा निर्धारित किए गए सार्वभौम घोषणा UDHR का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या जवाब करें, बताएंगे, जब आपको पूरा 30 आर्टिकल पता नहीं होगा, ठीक, इसलिए ये पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए एक एक करके 30 आर्टिकल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला अगर बात करें बुनियादी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, तो इसमें जो है देखिए समानता का अधिकार जैसे सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान सम्मान व अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं, भेदभाव से मुक्ति, जाति
रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राजनीतिक विचार के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जीवन का अधिकार ये भी एक मानवाधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। गुलामी से मुक्ति, किसी को भी गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता, ये एक मानवाधिकार है। यातना से मुक्ति, किसी को भी शारीरिक यातना या अमानवीय व्यवहार का शिकार नहीं बनाया जाएगा। अब आगे देखिए कुछ कानूनी अधिकार हैं। मानव अधिकार के कुछ कुछ कानूनी अधिकार देखिए। कानून के समक्ष पहचान, हर जगह कानून की नजर में एक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने का अधिकार है। कानून के सामने समानता, कानून सबके लिए समान है और बिना किसी भेदभाव के समान सुरक्षा का हकदार है वो व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति। देखिए न्यायालय द्वारा उपचार, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर समक्ष अदालतों से सहायता पाने का अधिकार है। मनमानी गिरफ्तारी से मुक्ति, किसी को भी बिना कारण गिरफ्तार, नजरबंद या निर्वासित नहीं किया जा सकता, यह उसका मानव अधिकार है। देखिए निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष अदालत द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार भी है। दोष सिद्धि होने तक निर्दोष, जब तक अपराध साबित न हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। ओके, अब आगे देखिए अगला जो अधिकार है दोस्तों वो है व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रता, निजता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार। परिवार, घर और पत्र व्यवहार में कोई मनमाना हस्तक्षेप नहीं होगा। आवागमन की स्वतंत्रता, अपने देश की सीमाओं के भीतर कहीं भी आने जाने और रहने का अधिकार है। शरण लेने का अधिकार, अत्याचार से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का भी अधिकार है। राष्ट्रीयता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता का अधिकार है। विवाह और परिवार का अधिकार, वयस्क स्त्री पुरुषों को शादी करने और परिवार बसाने का अधिकार है। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार। ये मानव अधिकार में जो है देखिए अकेले या दूसरे के साथ मिलकर संपत्ति रखने का अधिकार है, ये मानव अधिकार में शामिल है, ठीक। लेकिन अगर बात करें जो है ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान में, तो ये उसका हिस्सा नहीं है, इसको हटा दिया गया था, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं वैचारिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार और धर्म की स्वतंत्रता, ये मानव अधिकार भी है और आपका जो है उत्तर मतलब भारत में ये फंडामेंटल राइट में भी शामिल है। अपनी पसंद का धर्म बदलने या मानने की आजादी है। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी राय रखने, सूचनाएं प्राप्त करने या देने का अधिकार है। शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और संगठन बनाने की आजादी है। लोकतंत्र में भागीदारी, सरकार में शामिल होने के निष्पक्ष चुनाव में मतदान का अधिकार है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, समाज में सदस्य के रूप में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनिवार्य सुरक्षा दी गई है। काम करने का अधिकार, रोजगार चुनने, समान कार्य के लिए समान वेतन और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार है। विश्राम और अवकाश, काम के घंटों की उचित सीमा और सवैतनिक छुट्टियों का अधिकार है। उचित जीवन स्तर, पर्याप्त भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल का अधिकार है दोस्तों। अब आगे देखिए शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी, कला, विज्ञान और साहित्य का आनंद लेने का अधिकार है। और बात करें अंतिम प्रावधान की, तो सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था का अधिकार जिसमें से ये सभी अधिकार प्राप्त हो सकें। कर्तव्य, अगर बात करें समाज के प्रति व्यक्ति के भी कुछ कर्तव्य हैं जिससे दूसरों के अधिकारों का सम्मान हो सके। अधिकारों का दुरुपयोग न करना, कोई भी देश या व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग किसी दूसरे के अधिकार छीनने के लिए नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके जो है 30 आर्टिकल हो गए मानव अधिकार के, और हमने ऊपर ही बताया था कि मानव अधिकार जो है वो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार भी हो सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे मूल अधिकार हमने चर्चा भी की, वो मानव अधिकार भी हैं और मूल अधिकार भी हैं, लेकिन सभी मूल अधिकार मानव अधिकार नहीं हो सकते, ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मानव अधिकार दिवस।
इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, ये जो है दोस्तों हर साल 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगर बात करें 2026 के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो विषय निर्धारित किया गया है, उसका विषय क्या है, सॉरी ये 2025 होना चाहिए। 2025 का जो विषय था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा निर्धारित, वो क्या था, जो है मानवाधिकार दिवस 2025 जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उसका विषय अगर पूछ लेगा तो आपसे देखिए याद रखेंगे, आवर एवरीडे इसेंशियल, हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं। ठीक है, आवर एवरीडे इसेंशियल, हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, यही है 2025 के जो है आपके मानवाधिकार दिवस 2025 का थीम रहा है, जो 10 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, अब देखिए आगे, इस विषय का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना कि मानवाधिकार कोई किताब या कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा, जैसे खुलकर बोलना, स्वच्छ पानी पीना, शिक्षा प्राप्त करना और सम्मान के साथ जीना, ये उसका हिस्सा है। देखिए अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें मानवाधिकार के इतिहास के बारे में, तो देखिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी कि यूडीएचआर को अपनाया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसको कहा जाता है, जो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। इसीलिए हर साल जो है दोस्तों 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। देखिए घोषणा पत्र में क्या कहा गया, तो इसमें कुछ 30 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं जो दुनिया के हर इंसान के बुनियादी अधिकारों की व्याख्या करते हैं। भारत में अगर बात करें कि जो है मानवाधिकार की संरक्षण के लिए कौन सी संस्था काम करती है, तो वो है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको एनएचआरसी कहा जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो ये वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, एनएचआरसी की। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कुछ प्रश्न है वो कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो यूडीएचआर है को आधिकारिक तौर पर कहाँ अपनाया गया था, तो ये बात जो है उत्तर होगा इसका पेरिस फ्रांस में अपनाया गया था दोस्तों। ठीक, अब आगे बात करते हैं। देखिए कुछ जो है मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी देखभाल के लिए विश्व स्तर पर कुछ संस्थाएं काम करती हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए विश्व स्तर पर मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली कई महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो दोस्तों आपका सरकारी है, जिसको अंतर सरकारी संस्था भी कहा जाता है, और एक गैर सरकारी है, जिसको एनजीओ कहा जाता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए अगर हम बात करें तो कुछ संस्था की, तो देखिए इसमें एक है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका यूएनएचआरसी है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसको यूएनएचआरसी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी अंतर सरकारी संस्था है जो मानव अधिकारों के संरक्षण, ठीक, उनको लागू करना, उनके तौर पर जो है ये काम करती है, मानव अधिकारों को देखभाल करना। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने पुराने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया था। इसका मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगर इसके कार्य की बात करें दोस्तों, इसके अगर कार्य की बात करें यूएनएचआरसी के, तो यह दुनिया भर में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है और देशों को सुझाव देती है। ठीक, इसमें 47 सदस्य देश होते हैं। ठीक, मतलब 47 सदस्य देश यूएनएचआरसी के मेंबर हैं। अगर दूसरी संस्था बात करें जो मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसका नाम है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, OHCHR, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। OHCHR का फुल फॉर्म है दोस्तों ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो याद रखेंगे ये जो है मानव अधिकारों के लिए जो है कार्य करने वाली वैश्विक स्तर पर एक संस्था है, जैसे यूएनएचआरसी है। ठीक, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विभाग है जो मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसका नेतृत्व उच्चायुक्त हाई कमिश्नर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली है जो संस्था
जो मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर मौजूद है, उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल सबसे महत्वपूर्ण एनजीओ है दोस्तों। यह एक गैर सरकारी संस्था है जिसे लेकर परीक्षा में अक्सर जो है दोस्तों सवाल आते हैं। देखिए, इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो ये लंदन यूके में इसका मुख्यालय है, यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन, लंदन में इसका जो है हेडक्वार्टर है। इसकी विशेषता, तो इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था दोस्तों। मानव अधिकारों पर काम करने वाली, मतलब मानव अधिकारों के लिए काम करने के उद्देश्य से इसको जो है 1977 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल को। इसका अगर कार्य की बात करें तो यह मुख्य रूप से जेल में बंद विवेक के कैदियों, तो प्रिजनर्स ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है दोस्तों, जो जेल में बंद विवेक कैदी है उनके लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। अब बात करते हैं अगली जो संस्था है, जो ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार पर काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच, HRW। इसका मुख्यालय दोस्तों यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका कार्य क्या है? यह दुनिया भर में मानव अधिकारों के हनन पर शोध करती है और विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करती है। अगली जो संस्था है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। कार्य इसका क्या है दोस्तों? या उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है जिन्होंने नरसंहार, जीनोसाइड या मानवता के खिलाफ अपराध किए हो। आगे कुछ प्रश्न है दोस्तों, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अगर इसका बात करें तो देखिए, मानवीय गरिमा की रक्षा और मानव अधिकारों के हनन को रोकना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? यह एक सरकारी संस्था नहीं है, यानी कि एक एनजीओ है ये। बात करें किस संस्था को मानव अधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो ये आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है, 1977 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या UNHRC के फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, बाइंडिंग होते हैं? तो नहीं, उत्तर होगा इसका नहीं दोस्तों। इसके फैसले मुख्य रूप से नैतिक दबाव और सिफारिशों के रूप में होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं दोस्तों। अगर मौलिक अधिकारों के ऊपर कोई जो है टिप्पणी करता है, उसके उनका हनन होता है, तो वो व्यक्ति सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब बात करते हैं UNHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष 2026। तो देखिए, 2026 के UNHRC के अध्यक्ष की बात करें तो ये इंडोनेशिया के राजदूत हैं दोस्तों, जो जिनका नाम है सिद्धार्थो रजा सूर्योडिपुत्र। तो ये जो है इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों। इन्होंने 1 जनवरी 2026 को अपना जो है पदभार संभाला था। अगर बात करें कि वे भारत में इंडोनेशिया के जो है दोस्तों राजदूत भी, एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इसलिए भारतीय परीक्षाओं के लिए जो है दोस्तों ये थोड़ी संभावना अधिक है कि इनके बारे में पूछा जाए। अगर बात करें कि UNHRC का जो नवीनतम भाई सम्मेलन हुआ है, देखिए 2026 में जो है UNHRC के द्वारा जो मानव अधिकारों पर जो सम्मेलन होने वाले हैं वो 3 होंगे, जिसमें जो है एक ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा जो सम्मेलन होगा वो जून से जुलाई के मध्य होगा और तीसरा अक्टूबर से नवंबर के मध्य होगा 2026 तक। तो देखिए, जो पहला जो अभी 61वां जो नवीनतम सत्र हुआ है, जिसको HRC 61 के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, UNHRC का जो हालिया सत्र है HRC 61, ये 23 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अगर मुख्य बात करें दोस्तों क्या रही, तो देखिए इसमें 38 प्रस्ताव अपनाए गए दोस्तों। इस सत्र के दौरान मानव अधिकारों से जुड़े कुल जो है 38 प्रस्ताव पारित किए गए। जो सबसे अहम मुद्दा था दोस्तों वो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता संघर्ष है और यूक्रेन और दक्षिण सूडान की मानव अधिकार स्थिति पर इसमें चर्चा की गई। बेघर लोगों के अधिकार के बारे में भी मतलब उसके बारे में भी इसमें चर्चा हुई। इस बार सड़क पर रहने वाले व्यक्तियों, प्रिजन्स इन स्ट्रीट सिचुएशंस के अधिकारों पर एक नया और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी अपनाया गया दोस्तों। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 61वां जो सत्र है मानव अधिकारों का, ठीक है, उस पर जो सम्मेलन हुआ ये 23 फरवरी से 31 फरवरी 2026 के मध्य जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। UNHRC का 61वां सत्र।
अब आगे बात करते हैं वित्तीय संकट पर क्या चर्चा हुई दोस्तों। तो देखिए, वित्तीय संकट पर जब चर्चा हुई तो संयुक्त राष्ट्र में चल रहे नकदी संकट, लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण मानवाधिकार गतिविधियों में आ रही बाधाओं पर भी विचार किया गया। अब जो बात करते हैं अगला सत्र जो होगा यूएनएचआरसी का, वो कहाँ होगा दोस्तों। तो यूएनएचआरसी का अगला सत्र 2026 में ही होगा दोस्तों, जिसको 62वां सत्र के नाम से जाना जाएगा। ये 15 जून से 10 जुलाई 2026 के बीच जो है आयोजित किया जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक, और जो तीसरा सत्र है दोस्तों, जो यूएनएचआरसी का जो मतलब कह सकते हैं आपका 63वां सत्र है, तीसरा नहीं 63वां जो है, ये जो है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर 2026 के मध्य जो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में ही आयोजित होगा। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ प्रश्न है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर बात करें यूएनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 1 वर्ष का होता है। यूएनएचआरसी का 2026 सत्र का मतलब जो सत्र हुआ, ये कौन से चक्र का हिस्सा है दोस्तों, तो यह इसका 20वां चक्र है, क्योंकि इसकी स्थापना 2006 में ही हुई थी। क्या भारत जो है वर्तमान में यूएनएचआरसी का सदस्य है, तो इसका जवाब होगा हाँ, भारत वर्तमान में इसके निर्वाचित सदस्यों में शामिल है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं 61वें सत्र की अध्यक्षता किसने की। जो अभी 61वां सत्र हुआ था आपका फरवरी से मार्च के बीच, उस सत्र की अध्यक्षता यूएनएचआरसी के सत्र की अध्यक्षता किसने की। देखिए, सिद्धार्थो रजा सूर्योदयपुत्र ने 61वें सत्र की अध्यक्षता की है। यहाँ इसका तर्क समझते हैं दोस्तों। यूएनएचआरसी का अध्यक्ष पूरे एक कैलेंडर वर्ष यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए चुना जाता है। वर्ष 2026 में होने वाले सभी नियमित सत्र 61, 62 और 63 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है, और इसके प्रतिनिधि सिद्धार्थो रजा डी सूर्योदयपुत्र ही इन सभी जो है सत्रों में सभापति होंगे दोस्तों। चलिए कुछ बात करते हैं जो स्पेशल जो है टॉपिक है। देखिए, क्षेत्रीय रोटेशन की बात करें तो यूएनएचआरसी की अध्यक्षता हर साल 5 भौगोलिक समूहों अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच घूमती रहती है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता जो है अफ्रीका, एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, इन सभी देशों में इनकी अध्यक्षताएं होती हैं। 2026 में यह पहली बार एशिया प्रशांत समूह की अध्यक्षता थी, इसलिए इंडोनेशिया का चयन हुआ था। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है। देखिए, उपाध्यक्ष की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष के 4 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं, जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 61वें सत्र में उपाध्यक्ष समन्वय और रिपोर्टिंग में मदद करते हैं। निर्णय प्रक्रिया अध्यक्ष का मुख्य काम सत्र का संचालन करना और मानवाधिकारों से जुड़े प्रस्ताव पर आम सहमति बनाना होता है। अगर बात करें तो यूएनएचआरसी का 2025 का जो पिछला सत्र था उसके बारे में बात करें तो आप पिछले सत्र के बारे में पूछा है तो उसकी अध्यक्षता मोरक्को के पास थी दोस्तों। उसमें उमर जिनबर अध्यक्ष थे दोस्तों। उमर जिनबर जो है अध्यक्ष थे 25वें सत्र की अध्यक्षता यानी कि 2025 की अध्यक्षता के, और उसकी अध्यक्षता मोरक्को के एक देश है वहां हुई थी। ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि मोरक्को की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के पहले सत्र का इतिहास जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसने जो है मानवाधिकार आयोग की जगह ली थी पहले सत्र के दौरान यूएनएचआरसी ने। ठीक है, तो पहला सत्र कहाँ हुआ था यूएनएचआरसी का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, और कब हुआ था, कहाँ हुआ था। यूएनएचआरसी का पहला ऐतिहासिक सत्र दोस्तों 19 जून से 30 जून 2006 तक आयोजित किया गया था। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। महासभा के प्रस्ताव यानी कि 60/251 के माध्यम से हुई थी, लेकिन पहली बैठक जून में हुई थी। याद रखना, यूएनएचआरसी की स्थापना तो 15 मार्च 2006 को हुई थी। ठीक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव से 60/251 के माध्यम से हुई थी, लेकिन इसका जो पहला सत्र हुआ था वो 19 जून से 30 जून 2006 तक जो है आयोजित किया गया था। अब बात करें पहला सत्र का आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पैलेस डी नेशंस में हुआ था। आज भी परिषद का मुख्यालय जो है
और मुख्य बैठकें जो है यही होती हैं। अगर बात करें पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, तो यूएनएचआरसी के पहले सत्र और पहले वर्ष की अध्यक्षता लुइस अल्फांसो डी अल्वा ने की थी। वो मैक्सिको के अस्थायी प्रतिनिधि थे दोस्तों। उन्हें सर्वसम्मति से इस नए निकाय का अध्यक्ष चुना गया था, पहला अध्यक्ष चुना गया था। और अगर बात करें इस पहले सत्र की, अगर बात करें उद्घाटन की, मतलब किसने किया था, तो उद्घाटन की अगर बात करें तो तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो कोफी अन्नान थे 2006 में, उन्होंने पहले सत्र के जो है उद्घाटन किया था। महत्वपूर्ण निर्णय पहले सत्र में ही अनिवार्य वार्षिक समीक्षा यूनिवर्सल पीरियड रिव्यू यूपीआर पूछ लेगा। यूपीआर क्या है, तो उसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि यूनिवर्सल, तो आप बताएंगे यूनिवर्सल पीरियड रिव्यू, और पूछ लेगा या यूपीआर किससे संबंधित, तो आप बताएंगे कि ये मानव अधिकार से संबंधित है। यूपीआर अनिवार्य वार्षिक समीक्षा इसको कहा जाता है। पहले सत्र के दौरान जो है इसकी नींव रखी गई थी, जिसके तहत दुनिया के हर देश के मानव अधिकार रिकॉर्ड की जांच की जाती है दोस्तों। ठीक, भारत का स्थान, भारत शुरू से ही इस परिषद का सक्रिय सदस्य रहा है और इसके पहले गठन के समय भारी मतों से चुना गया था। याद रखना, तो भारत इसके स्थापना से ही जुड़ा हुआ है यूएनएचआरसी। ये ठीक। अब बात करते हैं, अगर हम तुलना करें दोस्तों पहले सत्र और वर्तमान में जो अभी सत्र हुआ है 61वां, उसके बारे में, तो देखिए पहले सत्र के अध्यक्ष लुइस अल्फांसो डी अल्वा थे जो मैक्सिको के थे, और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, सिद्धार्थो राजा जो सूर्यपुत्र जो इंडोनेशिया के हैं। स्थान पहले का जो है सभी को पता है कि इसका जो है यूएनएचआरसी का बैठक जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही होती है। मुख्य मुद्दा संस्था और कार्यप्रणाली तैयार करना, ये पहले सत्र का अध्यक्ष वो था, मतलब मुख्य मुद्दा था। और जो है 2026 के 61वें सत्र का जो कह सकते हैं मुख्य मुद्दा का था, तो वैश्विक संघर्ष और तकनीकी मानवाधिकार। ठीक, अब बात करते हैं कि यूएनएचआरसी के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। यूएनएचआरसी में कुल 47 सदस्य देश है दोस्तों। इनका चुनाव सीधे तौर पर जनता नहीं करती है, बल्कि चुनाव कहाँ होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा या यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में जो है इनके सदस्यों का चुनाव होता है। वोटिंग होती है दोस्तों। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देश जो है गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट डालते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के जितने भी जैसे 193 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सभी जो है यूएनएचआरसी के सदस्यों के चुनाव के लिए गुप्त बैलेट यानी कि गुप्त मतदान करते हैं। बहुमत सदस्य बनने के लिए देश को महासभा के पूर्ण बहुमत 97 वोट की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्षेत्रीय कोटा की अगर बात करें, क्षेत्रीय कोटा की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सीटें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बटी होती हैं ताकि संतुलन बना रहे। देखिए अब आप यहाँ से जो है बहुत ही चीजें याद रखेंगे दोस्तों। देखिए अफ्रीकी देश के लिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए यूएनएचआरसी में कितनी सीटें हैं, तो 13 सीटें हैं दोस्तों। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए भी 13 सीटें, भारत इसी में आता है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछ लेगा आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए यूएनएचआरसी में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, तो आप बताएंगे 13 सीटें। लैटिन अमेरिका के लिए और कैरिबियाई देश के लिए दोस्तों 8 सीट निर्धारित की गई है। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश के लिए 7 सीट जो है दोस्तों वो निर्धारित है, और पूर्वी यूरोप के लिए 6 सीटें जो है वो निर्धारित की गई हैं। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, टेन्योर की, तो एक सदस्य देश 3 साल के लिए चुना जाता है दोस्तों। नियम, कोई भी देश लगातार 2 कार्यकाल यानी कि 6 साल के बाद तुरंत तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे कम से कम 1 साल का ब्रेकअप लेना पड़ता है। ठीक, अब आगे देखते हैं अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है यूएनएचआरसी की। ठीक, तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो परिषद का अध्यक्ष सदस्यों के बीच से ही चुना जाता है। तो जो यूएनएचआरसी के परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो उन्हीं सदस्यों के बीच से ही चुना जाएगा। रोटेशन प्रणाली, अध्यक्ष का पद हर साल इन 5 क्षेत्रीय समूहों के बीच घूमता है। प्रक्रिया, संबंधित क्षेत्र का समूह किसी एक व्यक्ति राजदूत का नाम प्रस्तावित करता है, जिससे परिषद के 47 सदस्य मिलकर चुनते हैं। कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होगा, जैसे 2026 के लिए इंडोनेशिया के सिद्धार्थो राजा सूर्योपुत्र जो है वो चुने गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा देखिए अगर बात करें इसका निलंबन कैसे होगा दोस्तों,
सस्पेंशन, तो यदि कोई सदस्य देश मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करता है तो महासभा को 2/3 बहुमत, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को 2/3 बहुमत से उसकी सदस्यता को निलंबित कर सकती है। ठीक है, 2022 में रूस को यूक्रेन युद्ध के कारण हटा दिया गया था दोस्तों। यही कारण था कि जो है 2022 में रूस को जो है यूक्रेन युद्ध से जो है दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के कारण जो है यूएनएचआरसी के जो है सदस्य के रूप में उसको जो है हटा दिया गया था रूस को। ठीक है, योग्यता, सदस्य चुनते समय महासभा यह देखती है कि उस देश का अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड कैसा है। स्वैच्छिक वादे, चुनाव लड़ने वाले देशों को स्वैच्छिक प्रतिज्ञा, वॉलंटरी प्लीजेस देनी पड़ती है कि मानवाधिकारों के लिए क्या करेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, क्षेत्रीय कोटा से सवाल बन सकता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो याद रखेंगे 13 सीट। अब बात करते हैं एनएचआरसी। देखिए, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करते हैं, जो भारत से संबंधित है। भारत में मानवाधिकारों का प्रहरी है दोस्तों। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। देखिए, इसकी संरचना की बात करें अगर दोस्तों, मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी संरचना, कंपनसेशन की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, जहां से जो है दोस्तों थोड़ा डीप क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं दोस्तों, लेकिन इसके अलावा पदेन सदस्य भी होते हैं, जिसको एक्स ऑफिशियो मेंबर भी कहा जाता है। तो याद रखना, एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होगा और कुछ अन्य जो है पदेन सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। बात करें अध्यक्ष, केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता है। ये याद रखेंगे दोस्तों। सदस्य की बात करें, एक सदस्य जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, वो जो है इसका सदस्य होगा सदस्य के तौर पर। अगर बात करें अध्यक्ष, तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, वो सुप्रीम कोर्ट का जो है कोई जो है, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जो है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बनेगा, ठीक, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है। अगर सदस्य की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, तो वो इसका सदस्य होगा। एक सदस्य जो किसी हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, वो भी इसका सदस्य हो सकता है। 3 सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला अनिवार्य है दोस्तों, जिनमें अधिकारों का व्यवहारिक अनुभव हो, वो भी जो है इसकी सदस्य बन सकती है। मतलब 3 सदस्य और भी हो सकते हैं, जिसमें एक महिला भी हो सकती है। अगर बात करें पदेन सदस्य, तो इसमें 7 पदेन सदस्य हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं दोस्तों। तो ये सब याद रखेंगे। पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एक अध्यक्ष नहीं हो सकता, या कौन इसमें आयोग में शामिल नहीं हो सकता है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों कि एनएचआरसी के जो सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया कैसी होती है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के सदस्य अक्सर पूछे जाते हैं कि ये जो एनएचआरसी के 6 सदस्यीय समिति होती है, इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। तो देखिए, प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है, गृह मंत्री सदस्य होगा, ठीक है, इसमें शामिल होगा समिति में। लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और राज्यसभा के उपसभापति होंगे। याद रखना, राज्यसभा के उपसभापति होंगे, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं शामिल होता इसमें, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज करके पूछ सकता है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो नहीं शामिल होता, जबकि राज्यसभा के उपसभापति इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। कार्यकाल और सेवा शर्तें बात करें तो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक होगा। पुनर्नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्य दोबारा नियुक्त के पात्र होते हैं। रिटायरमेंट के बाद एनएचआरसी के से हटने के बाद अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर
एम्प्लॉयमेंट पर कार्य नहीं कर सकते। ये याद रखना, अगर एनआरसी से वो रिटायर हो गए हैं एनएचआरसी से, तो वो किसी भी लाभ के पद पर सरकारी सर्विस के तौर पर नहीं काम कर सकते एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। एनएचआरसी की शक्तियां और सीमाएं, अगर बात करें दोस्तों एनएचआरसी की शक्ति और सीमाओं की, तो देखिए दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट। आयोग के पास एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, या किसी को भी समन जारी कर सकता है और गवाही ले सकता है। 1 साल की सीमा। एनएचआरसी केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम समय हुआ हो, या बहुत महत्वपूर्ण सीमा है। सलाहकार प्रकृति, आयोग सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। आयोग की जो सिफारिशें होंगी एनएचआरसी की, वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी। ठीक है। ये नहीं है कि जो है आयोग कोई सिफारिशें की तो सरकार उसको जो है लागू करना ही जो है करना ही करना है, मतलब उसको अनिवार्य, ऐसा नहीं होता है। सरकार उसको समीक्षा कर सकती है, अगर जरूरत पड़े तो लागू कर सकती है, या जो है ठंडे बस्ते में उसको डाल सकती है। ठीक है। तो मतलब बाध्यकारी नहीं होता, या ना तो किसी को सजा दे सकता है और ना ही अपनी ओर से मुआवजा दे सकता है, या केवल इनकी सिफारिश कर सकता है। सशस्त्र बल, सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी की शक्तियां बहुत सीमित है। इस मामले में वह केवल केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं मुख्यालय और कार्य। एनएचआरसी का मुख्यालय जो है दिल्ली, नया नाम इसका मानवाधिकार भवन रखा गया, याद रखेंगे। प्रमुख कार्य जेलों का निरीक्षण करना, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना और पीड़ितों को न्याय दिलाने में हस्तक्षेप करना। ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे एनएचआरसी के, तो ये है दोस्तों रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष है। अगर बात करें वर्तमान अध्यक्ष एनएचआरसी के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, भारत सरकार, तो यह है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक है, वर्तमान में। क्या यह एक संवैधानिक निकाय है, तो आप जवाब देंगे नहीं, यह एक सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों, क्योंकि इसका गठन जो है संसद के कानून द्वारा हुआ है, संविधान के द्वारा नहीं। देखिए जब भी किसी आयोग का गठन संसद के द्वारा, कानून के द्वारा होता है दोस्तों, तो उसको सांविधिक निकाय कहा जाता है। ठीक। और अगर संविधान के द्वारा किसी आयोग का गठन होता है तो उसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है, याद रखेंगे। देखिए अक्सर 6 सदस्यीय नियुक्ति जो है दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे एक जो है परीक्षा में अक्सर 6 सदस्यीय नियुक्ति समिति, यानी कि एनएचआरसी का जो है, जो एनएचआरसी की 6 सदस्यीय नियुक्ति समिति से जो है सवाल पूछे जाते हैं, कि सदस्यों के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि आप इसमें राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति जो है इस समिति का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि उपसभापति इसका हिस्सा होता है। राज्यसभा का उपसभापति होगा, इसका जो है सदस्य का हिस्सा हो सकता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होगा इसका हिस्सा कतई नहीं हो सकता। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग में कुछ जानकारी और है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों ये 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, आधार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। प्रकृति यह एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, यानी इसका निर्माण संसद के कानून से हुआ है, संविधान के मूल प्रावधान से नहीं। ठीक है। एनएचआरसी का मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। भवन का नाम मानवाधिकार भवन, ब्लॉक सी, जीपी कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली। ठीक है, तो याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ये भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो रंगनाथ मिश्रा थे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, एनएचआरसी के अध्यक्ष की। और इनका कार्यकाल की बात करें एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर रह सकते हैं। विशेष नियम, एनएचआरसी का अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति बन सकता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, और कोई जो है इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अब अगला बात करते हैं सुझाव। ठीक है, मतलब जैसे देखिए कुछ जरूरी जो है आपकी परीक्षा के लिए जो है कुछ जरूरी जो है एनएचआरसी के पास जो है वो दीवानी न्यायालय की शक्तियां होती हैं, लेकिन यह किसी को सजा नहीं दे सकता, या केवल मुआवजे या कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो याद रखेंगे इसको। इसके पास एनएचआरसी के पास दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट की शक्ति तो होती है, लेकिन यह किसी को सजा नहीं दे सकता है, केवल मुआवजे का जो है कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों
राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, ये भी जो है आपका चर्चा में है। तो देखिए राज्य मानवाधिकार जिसको HHRC कहा जाता है और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग यूपी HHRC के बारे में जानकारी जो है वो नीचे दी गई है, जो आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही जरूरी है। देखिए राज्य मानवाधिकार क्या होगा HHRC, तो इसके बारे में समान परिचय देखते हैं। देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है गठन करने का प्रावधान है। तो याद रखेंगे धारा 21 के तहत, ठीक, याद रखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत यह प्रत्येक राज्य अपना जो है एक मानवाधिकार आयोग गठन कर सकता है। क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो यह केवल उन्हीं विषयों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची में आते हो, उन्हीं के बारे में जो है उन्हीं विषयों पर ये जो है राज्य मानवाधिकार काम करेगा, यानी कि समवर्ती सूची और राज्य सूची पर। अपवाद, यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के द्वारा की गई है या किसी अन्य वैधानिक आयोग द्वारा की जा रही है तो राज्य आयोग उस मामले को नहीं उठा सकता, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, इसका राज्य मानवाधिकार का कार्यकाल तो 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। नियुक्ति और निष्कासन, इसके सदस्यों का नियुक्ति निष्कासन कैसे होगा, तो देखिए इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है दोस्तों। तो राज्य मानवाधिकार के जो है सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक, किसी विशेष समिति की सिफारिश पर। समिति के सदस्य मुख्यमंत्री यानी कि अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्षी नेता, ये सब जो है दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। राज्य मानवाधिकार समिति का अध्यक्ष जो होगा उसका मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, गृह मंत्री उसमें शामिल होंगे सदस्य के रूप में। विधानसभा के सदस्य, विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा वो भी जो है राज्य मानवाधिकार समिति का जो है सदस्य होगा और विधानसभा के जो विपक्ष का नेता होगा, राज्य के विधानसभा के विपक्ष का नेता, वो भी जो है इस समिति का सदस्य होगा। यदि राज्य में विधान परिषद है तो उसके सभापति और विपक्ष के नेता भी जो है इस समिति यानी कि राज्य मानवाधिकार समिति में जो है सदस्य के रूप में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें इनका निष्कासन कैसे होगा अध्यक्ष और सदस्यों का, तो देखिए नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा लेकिन इनके पद से केवल राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है। राज्य के पास, राज्यपाल के पास इनको हटाने का जो है कोई शक्ति मतलब इनको प्रदान नहीं है राज्यपाल को। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग जिसको UPSHRC कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार की रक्षा के लिए आयोग का गठन किया गया है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश UPHRC का जो है गठन हुआ था 7 अक्टूबर सन 2000 को दोस्तों। मुख्यालय लखनऊ में है, 7 GT मार्ग निकट लाल बत्ती चौराहा, याद रखेंगे। वर्तमान अध्यक्ष 2026 में तो इसके जो है न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण जो है दोस्तों इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष थे, ठीक, याद रखेंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें संरचना की तो देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना, तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं दोस्त। अब हम बात करते हैं प्रमुख अंतर के बारे में। तो राज्य मतलब नेशनल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो प्रमुख अंतर है उसके बारे में देखिए। विशेषता अगर बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की गठन कब से होता है, तो वो धारा 3 के तहत इसका गठन होता है। और वही राज्य मानवाधिकार आयोग जिसको हम HHRC बोलते हैं, उसके गठन के आयोग मतलब वो धारा 21 के तहत जो है इसका गठन होता है। अगर नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति इसके सदस्य और जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और राज्यपाल इसके जो है सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है HHRC के, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के। अगर हटाने का प्रावधान करें तो राष्ट्रपति जो है सदस्य और अध्यक्ष को हटाने का अधिकार है। और वहीं बात करें राज्य मानवाधिकार के आयोग और सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो उसको भी जो है राष्ट्रपति ही हटा सकता है। सदस्य संख्या की बात करें NHRC के तो जैसे इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होते हैं। वहीं बात करें HHRC के राज्य मानवाधिकार के सदस्य मतलब टोटल मेंबर की, तो एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे यानी कि कुल 3 मेंबर होंगे। और इसमें कुल मेंबर की संख्या तो 7, 5, 12 और 1 13। इसमें कुल मेंबर कितने होंगे NHRC, तो 13 लोग होंगे, ठीक है। मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है NHRC का, और राज्य से संबंधित जो राजधानी है वहां होगा जो है इसका
मुख्यालय राज्य मानवाधिकार, और वर्तमान में यूपी का लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आयोग आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होगा दोस्तों। एक और कठिन प्रश्न जो ऐसे बन गया तो पूछा जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन समवर्ती सूची जैसे शिक्षा या वन के विषय पर होता है तो क्या राज्य आयोग उसकी जांच कर सकता है, तो इसका जो है उत्तर है हाँ, राज्य उसकी आयोग की जांच कर सकता है, भले ही उसका एनएचआरसी में उसका मामला क्यों ना चल रहा हो, लेकिन तभी जब एनएचआरसी में उसका जो है मामला चल रहा होगा तभी जो है राज्य भी उसका जांच कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं हम यूडीएचआर के बारे में। देखिए, हम यूडीएचआर मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, जो यूएनएचआरसी के द्वारा निर्धारित की गई है, सॉरी यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है, यूएनजीए के द्वारा जो 48 जो है आपके, तो जो 30 जो है, सॉरी 30 जो है आपके जो यूडीएचआर जो है उसकी घोषणा हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं कि यह कोई कानूनी नहीं था जिसको कोई देश लागू करे, बल्कि एक विशेष एक घोषणा थी जिस पर सदस्यों ने सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। यूडीएचआर को सबसे पहले अपनाने वाले देश की अगर बात करें तो वो कौन था, तो 10 दिसंबर 1948 को जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर को अपनाया गया तब 48 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। इन 48 देशों में भारत भी शामिल था दोस्तों, याद रखना। पूछ लेगा कि उस समय यूडीएचआर में जब इसको अपनाया गया तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो आप बताएंगे 48। ठीक है, बात करें हस्ताक्षर करने वाले कुछ प्रमुख शुरुआती देश जैसे अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस, भारत और कनाडा। विरोध किसने किया, किसी भी देश ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया था। हालांकि 8 देश जैसे सोवियत संघ, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका मतदान में अनुपस्थित रहे थे, याद रखना। मानवाधिकारों की सांविधिक रूप से जो है संवैधानिक रूप देने वाला पहला देश अगर बात करें, यहाँ से पूछ सकता है कि मानवाधिकारों को संवैधानिक रूप देने वाला पहला देश, तो यदि आप प्रश्न की आधुनिक मानवाधिकारों की अवधारणा को अपनाने वाले में सबसे पहले, तो उत्तर अलग होगा। ठीक है, अगर बात करें कि अगर एक प्रश्न आए कि आधुनिक मानवाधिकार की अवधारणा को अपनाने अपने संविधान में सबसे पहले किसने जगह दी थी, तो उत्तर उसका अलग हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका 1971 में अपने संविधान में बिल ऑफ राइट जोड़कर मानवाधिकारों को कानूनी रूप से जो सुरक्षा देने वाला पहला आधुनिक देश था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस जो है 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन जारी की गई थी, जो यूडीएचआर का मुख्य आधार बनी थी दोस्तों, याद रखना। फ्रांस में यूडीएचआर का मुख्य आधार अगर पूछे कहां से लिया गया, तो आप बताएंगे फ्रांस से, जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान से संबंधित है। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा से जो संबंधित था। अगर बात करें कि यूडीएचआर को लागू करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था, तो 1966 के 2 अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय हुए थे, कॉन्वेंट्स हुए थे। ठीक, वो आईसीसीपीआर के नाम से जाना जाता है और आईसीईएससीआर, इन्होंने यूडीएचआर के सिद्धांतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी अपनाया था। ठीक है, 1966 में आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर, इन दो जो है अभिसमय को आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था यूडीएचआर से संबंधित। क्या भारत यूडीएचआर के संस्थापक सदस्यों में था, तो इसका उत्तर होगा हाँ, भारत 1939 में ही इस पर हस्ताक्षर किया था भारत ने। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, तुलनात्मक जो अध्ययन देखते हैं। देखिए, दस्तावेज वर्ष और महत्व जो है महत्व। देखिए, मैग्ना कार्टा तो 1215 की अगर बात करें तो जो है उस मैग्ना कार्टा की तो मानवाधिकार का पहला लिखित दस्तावेज है दोस्तों, ये ब्रिटेन में। ठीक है, मानवाधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज है वो ब्रिटेन का जो है मैग्ना कार्टा है, 1912 का है। ठीक है, बिल ऑफ राइट यूएसए का दोस्तों 1791। अधिकारों को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश है, ठीक, यूएसए है दोस्तों। ठीक, बिल ऑफ राइट के नाम से उसने जो है मानवाधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया था। यूडीएचआर जो यूएन का है दोस्तों 1939 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मानवाधिकारों की पहली वैश्विक घोषणा की थी।
जो है यूनाइटेड नेशन ने यूडीएच 1948, सभी लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ये आपका पूरा जो है मानव अधिकार कंप्लीट हो जाता है। ठीक, यहाँ से दोस्तों निश्चित ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि ये कंटेंट आपको कहीं और देखने को मिला या नहीं मिला। ठीक, इसमें क्या नई चीजें आपको सीखने को मिली। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम अभी जो है नहीं हो रहा। 3 से 4 बार जब आपको इसको पढ़ेंगे तो ये आपको जो है क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से और निश्चित ही यहाँ से आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।